हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। मैं भी बढ़िया। तो माय नेम इज आर.के. सिंह और आप सभी का स्वागत है आर.के. क्लासेस पे। तो मैं आज क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट करूंगा, एक नई जर्नी, एक नया क्लास। तो बने रहिए हमारे साथ और कोशिश कीजिए वीडियो को शुरू से इन तक देखें बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तो क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे क्लास 12 की फिजिक्स के फर्स्ट पेपर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो इसका सिलेबस के बारे में जान लीजिए। तो देखिए, क्लास 12 की जो फिजिक्स में हम लोग को पढ़ना है वो उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो टाइप में बांटा गया है। जो फर्स्ट जो टाइप है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जो दूसरा पार्ट है उसका नाम है इलेक्ट्रोडायनामिक। ठीक है। अब किस भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत कौन से पॉइंट आएंगे और इलेक्ट्रोडायनामिक के अंतर्गत कौन पॉइंट आएंगे उसको समझ लीजिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत वो पॉइंट आएंगे जिसमें क्या होगा, चार्ज रेस्ट पे होगा, चार्ज एट रेस्ट। और इसमें इलेक्ट्रोडायनामिक में वो टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें चार्ज मोशन में होगा, चार्ज इन मोशन। इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में जान लीजिए। तो हो गया इलेक्ट्रिक करंट, जैसे दूसरा होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे शॉर्टकट में ईएमएफ बोला जाता है, और मैग्नेटिज्म ETC। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो टॉपिक आएंगे जिसमें चार्ज रेस्ट पे होगा, और इलेक्ट्रोडायनामिक में वे टॉपिक आएंगे जिसमें चार्ज मोशन में होगा। ये कुछ एग्जांपल हो गया, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म। ठीक है। तो ये हमको टॉपिक पढ़ना है। स्टार्टिंग के हमारे दो चैप्टर लगभग इलेक्ट्रोस्टैटिक पे हैं और आगे के चैप्टर इलेक्ट्रोडायनामिक पे हैं। ये फर्स्ट पेपर की बात है। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो आपका फर्स्ट चैप्टर है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चालू होता है। इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, देखिए ये आपका फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले हमको जो पॉइंट पढ़ना है, चार्ज होता क्या है। तो बच्चों, चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज एक मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? मैटर की इंट्रिंसिक। अब बात है इंट्रिंसिक होता क्या है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है इम्प्योरिटी से। जो मैटर सबसे ज़्यादा इम्प्योर होगा उसके पास सबसे अधिक चार्ज होंगे, जो मैटर कम इम्प्योर होगा उसके पास कम चार्ज होंगे। ठीक है। तो लिखिए, चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक, इसके अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो इट है सिंबल। क्यों? दूसरा, इट्स SI यूनिट कूलम्ब। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इट इज ए स्केलर। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। वाई इंट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक को देखिए एक एग्जांपल के थ्रू और भी समझ लीजिए। ये आपके पास एक ग्लास है। क्या है? ग्लास। और ये ग्लास एक और है, दो ग्लास ले लीजिए। ये ग्लास A और ये ग्लास B। इसमें कुछ वाटर भर दीजिए, वाटर, दोनों में सेम वाटर भरिएगा। चलिए, और आपका ये भाई जिसे मजाक करने की आदत सूझी, बहुत मजाकिया है ना, इसलिए मजाक करने की आदत सूझी। तो इस बार इसने क्या किया, जो आपका भाई है जिसे लल्लू नाम है, का नाम है लालू। तो इसने धूल मिट्टी उठाया, इसके हाथ में लगा हुआ था। इसने एक धूल मिट्टी आया घूमते हुए टहलते हुए कहीं से आया और
ग्लास ए और ग्लास बी दोनों में मिट्टी डाल दिया, लेकिन इसने किया क्या, दोनों मिट्टी एक समान मात्रा में नहीं डाला। इसने आया, ये जो लल्लू था ये आया घूमते हुए, ग्लास बी में कम मिट्टी डाला और ग्लास ए में ज़्यादा मिट्टी डाला। अब आप लोग बताइए, जब इसमें कम मिट्टी डालेगा तो ग्लास बी का जो वाटर है ये कम गंदा होगा कि ज़्यादा होगा? कम गंदा होगा। लेकिन ग्लास ए में इसने ज़्यादा मिट्टी डाला तो इसका जो वाटर है ये ज़्यादा गंदा हो जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं मोर इम्प्योर और इसे लेस इम्प्योर। तो इंट्रिंसिक का मतलब यही होता है, जो सबसे ज़्यादा इम्प्योर वो सबसे ज़्यादा चार्ज। तो इसका मतलब होगा मोर चार्ज, और लेस इम्प्योर इसका मतलब होगा लेस चार्ज। सब अब समझ में आया? इंट्रिंसिक जो सबसे ज़्यादा गंदा उसके पास सबसे ज़्यादा चार्ज, जो कम गंदा उसके पास कम चार्ज। यही इंट्रिंसिक का मतलब होता है, ये मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। अब चार्ज की टाइप की बात करें तो चार्ज बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। आगे देखिए, अरे देखो भाई, देखो देखो, कहीं किसी को जाना नहीं है ना? नहीं तो सर जी, कुछ लोग कहते हैं सर जी जल्दी जल्दी करिए नहीं तो वीडियो बंद कर दूंगा, भाई मेरे को कहीं जाना है। टाइप ऑफ चार्ज। तो चार्ज बेसिकली देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, जिसे विच इज डिनोटेड बाय प्लस क्यू। दूसरा नेगेटिव चार्ज, विच इज डिनोटेड बाय माइनस क्यू। तो चार्ज जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। समझ में आया? एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। और एक नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल। और दूसरा अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट। सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल, अपोजिट चार्ज ऑलवेज रिपेल। सर जी इसका क्या मतलब होता है? ये क्या लिख दीजिए आप लोग। देखिए, ये मान लीजिए कोई चार्ज है पॉजिटिव और ये कोई चार्ज है पॉजिटिव, तो इधर लिख दीजिएगा सेम चार्ज। तो ये दोनों के बीच सेम चार्ज, ये भी चार्ज पॉजिटिव, ये भी 2 चार्ज पॉजिटिव, तो इनके बीच जो होगा ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या ये भी रिपेल करेंगे। अब देखिए, ये क्योंकि ये सेम नेचर के हैं, और दूसरा पॉइंट ए पॉजिटिव और एक नेगेटिव, या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट। क्यों? अपोजिट नेचर। अरे जुम्बा जुम्बा, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? बोलो। आ गया सर जी, आ गया सर जी, बस करिए, छोड़ दीजिए। नहीं सर जी अभी नहीं, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। तो ठीक है, इतना पॉज करके सब लोग छाप लीजिए। हो गया? हो गया? सबका हो गया? बताइए, हो गया? मिटा दें? ठीक है। सर जी और कितना पढ़ाओगे? सर जी मेरे को कहीं जाना है, मेरा एमबी खत्म होने वाला है, कुछ तो करिए सर जी, छोड़ दीजिए आप। नहीं बेटा अभी नहीं छोड़ूंगा, अभी और पढ़ाऊंगा तुम्हें। तो हेडिंग डालिए, एक नोट में एक और पॉइंट लिखिएगा, चार्ज ऑलवेज केम विथ मास। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी पर चार्ज है तो उस बॉडी का कोई ना कोई मास होगा, 2 kg 4 kg कुछ ना कुछ मास होगा ही। जैसे अगर कोई बॉडी है उस पर चार्ज है तो उस बॉडी का मास तो कन्फर्म है कि होगा ही होगा।
लेकिन अगर इसके उल्टा की बात करें, अगर किसी बॉडी का मास है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस पर चार्ज हो ही, ठीक है। लेकिन चार्ज रहेगा तो मास जरूर रहेगा, लेकिन मास है बॉडी पर तो कोई ज़रूरी नहीं है कि चार्ज रहेगा। समझ में आया सर जी? समझ में आया सर जी? हाँ समझ में आ गया। अब तो सर जी वीडियो बंद कर दें। नहीं सर, थोड़ा सा और हेडिंग डालिए, चार्ज और मास क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस जान लेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव चार्ज। और मास में बात करें, मास ऑलवेज पॉजिटिव, mass always positive, charge is independent upon speed। चार्ज क्या होता है, स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, बट मास इज डिपेंड अपॉन स्पीड। अरे सर जी ये क्या बात हो गई, मास स्पीड पे डिपेंड करता है? जी हाँ, मास स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि आप लोग खड़े हो, आप लोग रुके हो, ऐसे आप लोग ऐसे रुके हो, आपका मास 40 kg है, लेकिन यही आपको हम उठा के ऐसे कस के ऐसे फेंक दें तो आपका मास 40 kg से कुछ घट जाएगा, कुछ कमी हो जाएगी आपके मास में, ठीक है। एक्चुअली रेस्ट मास ज़्यादा होता है, लेकिन यही आपको उठा के हम बहुत तेज़ी से फेंक देना तो आपका मास कुछ कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ कम हो जाएगा। देखिए आप लोगों ने कैसे कम हो जाएगा, इसके लिए एक फार्मूला है। आप लोगों ने कभी कभी बुक में देखा होगा, स्टार बना के कहीं ये लिखा होता है, आप लोग को समझ में नहीं आता था सर जी ये क्या लिखा था, कुछ होगा ही ऐसे ही लिखा होगा। तो ये क्या होता है, मास ऑफ ए बॉडी, ऑफ ए बॉडी, और ये क्या होता है, रेस्ट मास, बॉडी का मास ऑफ बॉडी। और भी क्या है, स्पीड ऑफ मास, स्पीड ऑफ मास। और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो इस फार्मूले से अगर किसी भी मास को, अगर किसी भी बॉडी जिसका जो होए, अगर उसको उठा के बहुत तेज़ी से फेंक दिया जाए तो उसका जो रेस्ट मास है, उसके एक्चुअल मास जो रेस्ट मास है उससे कमी आ जाएगी उसमें। देखिए रेस्ट मास m0 से कुछ ये कम हो जाएगा, ठीक है। छाप लीजिए, छाप लीजिए, हो गया, छाप लीजिए, मिटा दें, ठीक है मिटा दीजिए। सर जी कितना पढ़ाओगे? अरे तो प्यारी है किसी और का, तुझे देखता कोई और है, तो पसंद है कोई और की। अरे सर जी पहले वीडियो में प्यार मोहम्मद की बातें, सर जी अब तो मेरा मूड डिस्टर्ब हो गया, अब तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। सर जी नहीं नहीं नहीं, आ जाइए। तो हेडिंग डालिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जैसे आप लोग जानते हैं एनर्जी के बारे में पढ़े होंगे, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सेम वैसे भी है, चार्ज को भी नष्ट नहीं किया जा सकता है, बस इसे ट्रांसफर किया जा सकता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it can only transform और दूसरा पॉइंट लिखिए, फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज
will be conserve। एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या होता है, चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। एग्जाम्पल के थ्रू जैसे मैं बता दूं, ये कोई सिस्टम ए और ये कोई सिस्टम बी। इस सिस्टम पे मान लीजिए चार्ज है Q1, Q2, Q3 और इस सिस्टम पर चार्ज है Q1 डैश, Q2 डैश, Q3 डैश। तो चार्ज ऑन सिस्टम ए इक्वल टू चार्ज ऑन सिस्टम बी। सिस्टम ए का चार्ज सिस्टम बी के चार्ज के इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू Q1 डैश, Q2 डैश, Q3 डैश। ये आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या होता है, चार्ज कंजर्व होता है। अब एक एग्जांपल कर लीजिए जाए, क्या कर लिया जाए, एक एग्जांपल। एग्जांपल सपोज के लिए ये कोई सिस्टम है जिस पर चार्ज +3 +4 -5 +6 कूलम और ये कोई सिस्टम बी है जिस पर चार्ज है -2 +4 -1 और ये कोई चार्ज है जिसका वैल्यू हमको पता करना है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। चार्ज ऑन सिस्टम ए इक्वल टू चार्ज ऑन सिस्टम बी। सिस्टम ए पर कितने चार्ज हैं, विथ साइन रखेंगे, समझ रहे हैं ना बच्चों, विथ साइन रखेंगे। चार्ज +3 +4 -5 +6 -2 +4 -1। इसका कुछ नहीं वालो तो हम लोग इसको मान ले रहे हैं ये क्यू चार्ज है, प्लस क्यू। अब ये प्लस क्यू है कि माइनस क्यू है, ये इसका वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। तो सॉल्व करिए इसको। अरे 4 से 4 कट गया, फिर 3 से 3 +9 -5 -3 प्लस क्यू +9 -5 3 को इधर लाएंगे +3 इक्वल टू क्यू। सॉल्व कीजिए, प्लस प्लस को जोड़ दीजिए, +12 -5 इक्वल टू क्यू और +7 इक्वल टू क्यू। अरे सी पे हमको 4 मिल गया, +7 कूलम। तो इसका वैल्यू हमको कितना मिल गया, +7 कूलम। पॉज करके छाप लीजिए, सब लोग छाप लीजिए। हो गया, मिटा दें, ठीक है। सर जी बस करिए, सर जी थक गए, बस करिए सर, अब रहा नहीं जाता सर, एमबी भी ख़त्म होने वाला है, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। तो एक टॉपिक और देखते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लास्ट टॉपिक वीडियो का लास्ट टॉपिक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है, एनीथिंग विच इज अवेलेबल in fixed amount anything which is available in fixed amount is or the smallest charge can exist a 1 electron चार्ज, जिसे फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और दूसरा पॉइंट में चार्ज इज ए ऑलवेज इंटीग्रल
मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। नाउ यहाँ से लिख लीजिए बच्चों Q इक्वल टू NE। ये क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या है? इंटीजर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और जैसे पहला पॉइंट क्या था, स्मॉलेस्ट चार्ज कैन एग्जिस्ट इन 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज, दिस इज फंडामेंटल चार्ज। चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, और यहाँ से n की जो वैल्यू होगी +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, n क्या है? इंटीजर। हो गया सबका? छाप लीजिए सब लोग। हो गया? मतलब कहने का मतलब है कि कोई जैसे कोई कह दे कि मेरे पास 2 रुपये हैं, ठीक है, कोई कह दे मेरे पास 2 रुपये 50 पैसे हैं, कोई लोग कह दे कि मेरे पास 2 रुपये 75 पैसे हैं, तो इसका मतलब नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि फिक्स अमाउंट में होना चाहिए। ये डेसिमल का कोई मतलब नहीं होता है। 2.5 2.6 ये कोई मतलब नहीं होता है। ओनली और ओनली कितना होना चाहिए? इंटीगर में होना चाहिए। तो बेटा तो इसका एग्जाम्पल के थ्रू जैसे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 इलेक्ट्रॉन, या -1 इलेक्ट्रॉन -2 इलेक्ट्रॉन -3 इलेक्ट्रॉन -4 इलेक्ट्रॉन etc। ये इंटीग्रल मल्टीपल है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। if 1/2 इलेक्ट्रॉन ±3/2 इलेक्ट्रॉन 1/3 इलेक्ट्रॉन, these are not integral multiple of electron, so it is not quantization of चार्ज। मतलब ये इंटीग्रल मल्टीपल में होगा तभी क्या होगा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जब इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं होगा तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? नहीं? अरे सर जी आ गया, सर जी बस करिए, सर जी कितना पढ़ाएंगे, बस सर जी हो गया। तो बच्चों बस एक लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, कैन ए चार्ज +8 × 10 पे पावर -80 कूलम बी गिवन ए बॉडी, व्हाट इज पॉसिबल? अगर किसी बॉडी पर इतना कूलम चार्ज दे दें तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये दिया जा सकता है? तो कैसे पता करेंगे? सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इक्वल टू +-NE। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q के वैल्यू कितना दे दिया? +8 × 10 पे पावर -8 +-N इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10 पे पावर -19 कूलम। सॉल्व करिए, N के वैल्यू लिखा लिए, ऊपर ले जाइए, सॉल्व करिए। यहाँ से n का वैल्यू मिल गया इसको सर। अरे ये क्या मिल गया? इंटीजर मिल गया। इंटीजर मिल गया मतलब ये चार्ज बॉडी पर को दिया जा सकता है। सपोज करिए, सपोज n का वैल्यू हमको मिल जाता 2/3,
तो क्या ये चार्ज बॉडी पे दिया जा सकता था? नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि ये इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास समाप्त होती है। आपको कैसा लगा? अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में अपने रिप्लाई जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।